दोस्तों तो आज है संडे 23 जनवरी। आपको पता ही है आज पीआईबी नहीं आती है, सिर्फ करंट अफेयर्स आती है। आज शाम को अपलोड कर रहा हूँ, बाकी कल से वापस ये रूटीन पे आ जाएगा। थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आप आवाज़ को माइंड नहीं करिएगा, थोड़ा सा डाउन रह सकती है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, हाल ही में यहाँ पर वाटरफाउल सेंसस करवाया गया है। आपको बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में स्थित है। तो सबको पता है ये असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में। तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, ये है असम। असम में है आपका काजीरंगा पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पर वाटरफाउल सेंसस हुआ है। इतना याद रखिएगा। देख लेते हैं रिजल्ट क्या आया इस सेंसस का। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यहाँ पर वाटरफाउल सेंसस करवाया गया है। 52 वेटलैंड्स हैं इस पार्क में, और पाया गया है कि जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं यानी वाटरफाउल हैं, उनकी संख्या 175% इंक्रीज़ हो गई है लास्ट ईयर से। 175%। तो पहली बार ये सेंसस नहीं हो रहा है। 2019 में पहली बार हुआ था, फिर 2020 में हुआ, और अब फिर से हो रहा है वाटरफॉल सेंसस असम में। इस बार 126 स्पीसीज पाई गई हैं यहाँ पर, बस इतना याद रखिएगा। ये देखा गया है कि जो स्वैम्प डियर है उसकी पॉपुलेशन काजीरंगा नेशनल पार्क में काफ़ी कम है। क्यों कम है भाई? क्योंकि स्वैम्प डियर जो कुछ हैं उनको मानस नेशनल पार्क में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये सेकंड काजीरंगा नेशनल पार्क है असम का, याद रखिएगा, मानस नेशनल पार्क जिसको कहते हैं। तो स्वैम्प डियर पॉपुलेशन कम हुई है, क्यों? क्योंकि मानस नेशनल पार्क में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट ये मैप है, आप यहाँ पर देखिएगा ज़रा कि कौन सा नेशनल पार्क असम में कहाँ पर है। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, ये है मानस नेशनल पार्क जो कि वेस्टर्न साइड पे है। सबसे पश्चिमी नेशनल पार्क है आपका मानस नेशनल पार्क, और सबसे पूर्वी है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरांग नेशनल पार्क है ये, और यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो ध्यान से मैप देखिएगा, आपको ईस्ट टू वेस्ट याद रखना है कौन से नेशनल पार्क हैं। खास करके आपको वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड का नेशनल पार्क पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटीज़ बाई 2030 ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज़ रिलेशनशिप विद नेचर, ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? तो बस आगे का याद रखिए, बायोडाइवर्सिटीज़ बाई 2030 ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटीज़ बाई 2030। इसमें दिखाया गया है कि कैसे हमें सिटीज़ के साथ तालमेल बिठाना है कि हम इन्वायरमेंट को कम से कम लॉस करें। तो बायोडाइवर्सिटीज़ 2030 रिपोर्ट या फिर इनिशिएटिव को वर्ल्ड बैंक द्वारा रन किया जा रहा है अलेक्जेंडर वॉन के साथ मिलकर, जो कि एक बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसमें कौन सी कंट्री शामिल है? गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया। तो बायोडाइवर्सिटीज़ 2030 रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया भी शामिल है। देखिए 2030 तक का एजेंडा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमें सिटीज़ को इस हिसाब से बनाया है कि हम नेचर के साथ व्यवहार कुशल रह सकें, हार्मनी क्रिएट कर सकें। तो ये बायोडाइवर्सिटीज़ 2030 रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की है अलेक्जेंडर वॉन, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया के साथ मिलकर। जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, वो ग्लोबल इकोनॉमी का 80% रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी आपको कुछ डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डावोस एजेंडा हुआ था, जहाँ थीम क्या था? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। क्या था थीम? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। कोलोनी स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। फाउंडर चेयरमैन कौन है? क्लॉस शॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमर जवान ज्योति, इसको किस वर्ष प्रज्वलित किया गया था? तो अमर जवान ज्योति को प्रज्वलित किया गया था 1971 में। कब? 1971 में। बहुत चर्चा में है अमर जवान ज्योति। आप यहाँ देख लीजिए, अमर जवान ज्योति कंटिन्यू जलती रहती है इंडिया गेट पर, ये आपको पता होगा। देखिए नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल बना दिया गया है। अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं कि इसको बुझा दिया गया है, तो एक राजनीतिक विषय हो गया है। याद रखिएगा, इंडिया गेट कब बना था? 1931 में। 1931 में इंडिया गेट बना था उन 70,000 सिपाहियों को सम्मान देने के लिए जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो उन 70,000 सिपाहियों को जो अफ़गानिस्तान वॉर पे गए थे, विश्व के अलग अलग एरियाज़ में गए थे और अंग्रेज़ों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उसके लिए इंडिया गेट बना था 1931 में।
बाद में यहाँ पर 1971 में अमर जवान ज्योति बनाएगी। 1971 में उन सिपाहियों के लिए बनाएगी जिन्होंने बांग्लादेश युद्ध के दौरान अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, फरवरी 2019 में नेशनल वॉर मेमोरियल को इनॉग्रेट किया। अब अमर जवान ज्योति को उसके साथ मर्ज किया जा रहा है, इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जानवी देंगेती पहली भारतीय गर्ल हैं, लड़की हैं, जिन्होंने नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम कंप्लीट किया है। जानवी देंगेती कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती। कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। ये देख लीजिए, ये हैं जानवी देंगेती। कौन है, जानवी देंगेती। इन्होंने नासा का क्या, इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम कंप्लीट किया है। जानवी देंगेती ऐसा करने वाली पहली भारतीय हैं। आप यहाँ पढ़ लीजिए, जानवी देंगेती आंध्र प्रदेश से हैं। ये नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम कंप्लीट करने वाली फर्स्ट इंडियन हैं। बस इतना याद रखिएगा। पूरे विश्व से नासा ने इस प्रोग्राम के लिए 20 स्टूडेंट्स को चुना था। कितने, 20 स्टूडेंट्स को, जिसमें से जानवी देंगेती भी एक हैं। तो बस इतना याद रखिएगा, नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम, जानवी देंगेती फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया है। नासा की बात करें तो 1958 में नासा की स्थापना हुई। 1958 में हेडक्वार्टर नासा का कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। ये उन 20 लोगों की टीम है जिसको नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये बुक किसने लिखी है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ये बुक लिखी गई है तुहिन ए सिन्हा द्वारा। ये बुक आप पढ़ सकते हैं, तुहिन ए सिन्हा। ये बुक लिखी है तुहिन ए सिन्हा ने, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तुहिन ए सिन्हा के साथ अंकित वर्मा भी इसके ऑथर हैं, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तो झारखंड की धरती से बिलोंग करते थे बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा भी कहा जाता है इनको। आपको याद होगा मुंडा रिबेलियन हुआ था, मुंडा एवं संथाल रिबेलियन, ये आपने पढ़ा होगा किताबों में। तो रांची से शुरुआत हुई थी मुंडा रिबेलियन की 1899 के आसपास। वही है बिरसा मुंडा, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन ए सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, तो आरबीआई रिलीज़ करता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। हर 6 महीने पर रिलीज़ किया जाता है, याद रखिए 6 महीने का एनालिसिस दिया जाता है। आरबीआई द्वारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। इसमें बताया गया है कि मार्च 2021 की कंपेयर में सितंबर 2021 में जो डिजिटल पेमेंट है देश में वो 40% इंक्रीज़ हुआ। कितना, 40%। सितंबर 2021 की बात करें, मार्च 2021 में डिजिटल पेमेंट जो स्कोर था वो 270.59% था, और सितंबर 2021 में ये 304.06% हो गया, 304.06 रहा। आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, 2018 को 100 माना गया है मार्च को। बाद में उससे जो भी इंक्रीज़ होता है वो देख लिया जाता है। तो 3 वर्षों में लगभग 2.7 टाइम जो है बढ़ गया है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। आरबीआई ने इसको लॉन्च किया था, ये आपको याद रखना है। बाकी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में 5 पैरामीटर होते हैं, ये 5 हैं, पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, पेमेंट परफॉर्मेंस और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। इन 5 पैरामीटर में से आपको याद रखना है ये कि पेमेंट परफॉर्मेंस को हाईएस्ट वेटेज है, कितना है, 45%। सेकंड में आता है पेमेंट इनेबलर्स जो कि 25% वेटेज है। बाकी सबको यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 15, 10 और 5% वेटेज है, ठीक है। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी को सबसे कम वेटेज है 5%। बाकी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आपको याद रखना है, इस बार 40% इंक्रीज़ हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू ले 39.64% इंक्रीज़ हुआ है। और जो यूपीआई पेमेंट है वो 82% इंक्रीज़ हुआ है, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टार रेटिंग सिस्टम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो स्टार रेटिंग सिस्टम पहले पावर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, अब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च कर दिया स्टार रेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, देखिए बेसिक सा समझ लीजिए आप, राज्य जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस देते हैं अब उनको स्टार रेटिंग दी जाएगी। स्कोर अच्छा रहा तो उनको स्टार जो है अलग रेटिंग दिया है। जैसे ये देख लीजिए, स्टेट 2 मार्क्स रिसीव करेंगे, 2 नंबर मिलेगा स्टेट को अगर 80 दिन में वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस दे देते हैं। 105 दिन से कम में देते हैं तो 1 मार्क मिलेगा, यानी 80 से 105 दिन में। लेकिन अगर 105 दिन से भी ऊपर लगाते हैं टाइम इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए, 0 मार्क मिलेगा, याद रखिएगा। जितने भी प्रोजेक्ट का क्लियरेंस दिया होगा उसमें 10% पर, मतलब कि
स्क्रूटनी की जाएगी कि हाँ भैया आपने 105 दिन 80 दिन कितने दिन लिए हैं ये क्लियरेंस देने के लिए। तो एक तरह से स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़ का क्या होगा, कंडीशन जो है चेक की जाएगी। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज द्वारा स्टार रेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। तो पिछले 6 महीनों के जो भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होंगे उसमें से 10% को चुना जाएगा और देखा जाएगा कि भैया क्या हुआ है। वैसे सिस्टम अच्छा है क्योंकि जब से ये लॉन्च हुआ देखा जाए तो क्लियरेंस जो है 75 डेज तक आने लगा है। पहले ये 105 डेज था, तो ये अच्छी बात है। 105 डेज बहुत लंबा समय होता है इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए, गवर्नमेंट का काम इतना स्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में आया था, उसी के तहत इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ारा रदरफोर्ड यंगेस्ट वुमेन है, सबसे कम उम्र की महिला हैं जिन्होंने अकेले ही पूरी दुनिया में उड़ान भरी है। ज़ारा रदरफोर्ड कहाँ से बिलोंग करती हैं? ज़ारा रदरफोर्ड बिलोंग करती हैं बेल्जियम से। कहाँ से? बेल्जियम से। ये देख लीजिए, ये हैं ज़ारा रदरफोर्ड, यंगेस्ट वुमेन है जिन्होंने अकेले ही पूरी दुनिया में उड़ान भरी है। ज़ारा रदरफोर्ड बेल्जियम से बिलोंग करती हैं, आप यहाँ देख लीजिए। 19 वर्ष की हैं ज़ारा रदरफोर्ड, बेल्जियम ब्रिटिश नागरिक हैं ज़ारा रदरफोर्ड, अकेले ही पूरी दुनिया की उड़ान लगभग 31 देशों में घूम रखा है इन्होंने। तो 5 महाद्वीप, 31 देश। ज़ारा रदरफोर्ड की बिटिया नहीं है, याद रखिएगा। 19 वर्ष की हैं, तो पहली बेल्जियन है और सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने अकेले ही पूरी उड़ान भर ली है, पूरे विश्व को घुमा लिया है। बात करते हैं अगर बेल्जियन की, तो कैपिटल क्या है इसकी? ब्रसेल्स, आप यहाँ देख सकते हैं। करेंसी है इसकी यूरो, बेल्जियम की। प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर डी क्रू, तो बेल्जियम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली चौथी इंडियन फिल्म कौन सी बन गई है? तो जय भीम चौथी भारतीय फिल्म है जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई है, याद रख लीजिए। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस, इन्होंने 276 फिल्म्स का नाम जो है अनाउंस किया है जिनको 94th ऑस्कर के लिए कंसीडर किया गया है। 94th यानी 94वां ऑस्कर अवार्ड दिया जा रहा है। तो 276 फिल्म चुनी गई हैं। तो इंडिया से तमिल सोशल फिल्म है जय भीम, इसको चुना गया है, याद रखिएगा इस बार। जय भीम चौथी भारतीय फिल्म है आफ्टर मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे एंड लगान। इससे पहले 3 भारतीय फिल्म ये ऑस्कर के लिए चुनी जा चुकी हैं। जय भीम चौथी ऑस्कर फिल्म है जिसको चुना गया है ऑस्कर के लिए। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो 1929 में इनकी शुरुआत हुई थी। डे एनआरएलएम स्कीम किस वर्ष लॉन्च की थी? तो डे एनआरएलएम स्कीम मेरे ख्याल से 2011 में लॉन्च की थी, बाकी पढ़ लेते हैं। 2015 में इसका नाम डे एनआरएलएम पड़ा था, वरना पहले इसका नाम एनआरएलएम था। देख लीजिए आप, 76,500 यानी 76,500 एग्री न्यूट्री गार्डन इस्टेब्लिश किए गए हैं। एग्री न्यूट्री गार्डन के वीक टारगेट क्या था? 7500 का। 7500 एग्री न्यूट्री गार्डन बनने थे, बने कितने? 76,500। तो एक सप्ताह में इतने सारे एग्री न्यूट्री गार्डन बने। दीनदयाल उपाध्याय योजना जो अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत एग्री न्यूट्री गार्डन स्थापित किए गए हैं 10 से लेकर 17 जनवरी के बीच में। पर्पस क्या था? न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। डे एनआरएलएम सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, पॉवर्टी रिलीफ के लिए काम करता है, सेल्फ हेल्प प्रमोट करता है, रूरल लाइवलीहुड कंडीशन को बेहतर करता है। 2011 में आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लॉन्च किया गया था। 2015 में इसका नाम डे एनआरएलएम रख दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत आता है। तो कितने न्यूट्री गार्डन? 76,500 इस्टेब्लिश किए गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया और श्रीलंका के बीच में एसएनटी कोऑपरेशन पर ज्वाइंट कमेटी जो है उसकी कौन सी मीटिंग कंडक्ट की गई है? तो इंडिया श्रीलंका के बीच में एसएनटी कोऑपरेशन पर ज्वाइंट मीटिंग का मेरे ख्याल से 5th जो मीटिंग है उसको कंडक्ट किया गया है। इंडिया श्रीलंका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर कोऑपरेशन को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। कितने? 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो 5th ज्वाइंट कमेटी मीटिंग हुई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इस दौरान ये डिसीजन लिया गया। इंडिया ने श्रीलंका को $900 मिलियन दिया है, आपको याद है? कुछ समय पहले ही इंडिया ने $900 मिलियन दिया है श्रीलंका को। श्रीलंका की अगर बात कर लें तो कैपिटल क्या है इसकी? 2 कैपिटल हैं, एक कोलंबो है जो कि कॉमर्शियल कैपिटल है,
और दूसरी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। प्रेसिडेंट कौन है श्रीलंका के? तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं आपके गोटाबाया राजपक्षा। प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंदा राजपक्षा। जब भी श्रीलंका का नाम आए देख लीजिएगा, ये है इंडिया, ये श्रीलंका। ऊपर आता है आपका पाक बे और नीचे की तरफ आता है गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? चंचल कुमार बने। कौन? चंचल कुमार। ये देख लीजिए, ये हैं चंचल कुमार। इस समय बिहार कैडर में काम कर रहे हैं नीतीश कुमार के प्राइवेट या पर्सनल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। ये देख लीजिए आप, NHIDCL नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए MD बने हैं। कौन? चंचल कुमार। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंतर्गत एडिशनल सेक्रेटरी लेवल की रैंक होगी इनकी, चंचल कुमार की। 1992 बैच के IAS ऑफिसर हैं बिहार कैडर के। तो याद रखिएगा, चंचल कुमार को NHIDCL का MD बनाया गया है। NHIDCL की बात करें तो 2014 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2021 में चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किसको चुना गया है? चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है एंजाइटी को। किसको? एंजाइटी को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में एंजाइटी को चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। 21% वो लोगों ने इसके लिए वोट दिया, बाकी सेकंड नंबर पे चैलेंजिंग आया। तो 2021 में एंजाइटी, जबकि 2020 में कोरोना वायरस चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर था। बस इतना याद रखिएगा। यूनियन कैबिनेट हाल ही में इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का टेन्योर बढ़ा दिया। कितने समय के लिए? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, इसका टेन्योर 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने? 3 वर्ष के लिए। कैबिनेट द्वारा नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का टेन्योर 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। मार्च 2022 में इनका टेन्योर समाप्त हो रहा था, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। तो मार्च 2022 में समाप्त हो रहा था, अब मार्च 2025 में होगा। ये 3 वर्ष बढ़ाया है, तो इससे गवर्नमेंट पर 43.68 करोड़ की एक्स्ट्रा लागत आएगी। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी ये मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए काम करते हैं। ये जस्ट एडवाइजरी बॉडी के तौर पर कार्य करती है। देखिए 1993 में एक्ट पास हुआ था, तब से ये 2002 तक या 2004 तक मेरे ख्याल से स्टैचुरी बॉडी थी, लेकिन अब ये एडवाइजरी बॉडी है। गवर्नमेंट जब चाहती है इसको ले आती है, जब चाहती है समाप्त कर देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, SF ग्रासिया का निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो स्पेन से। इनको देख लीजिए ध्यान से आप, SF ग्रासिया हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? स्पेन से बिलोंग करते थे, याद रखिएगा। ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन थे SF ग्रासिया, स्पेन से बिलोंग करते थे, हाल ही में निधन हो गया। SF ग्रासिया की उम्र थी 112 वर्ष 341 दिन, यानी 113 वर्ष कंप्लीट होने वाले थे। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल थे SF ग्रासिया, हाल ही में इनका निधन हो गया। यह आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इजीली आप इनका जवाब दे सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।